देख लेना आप तो। और तो ये दिख जाए ना इधर जैसे एडमिन वाला। इधर नजर कर लेना, कोई दिख जाए तो टैप कर देना। हाँ कोई पीछे रह जाए ना, थोड़ा इधर आ जाओ ले। यस गाइस, परफेक्ट है ऑडियो वीडियो सब? यस सर। कल हमने लास्ट किया था आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और आई नॉट जो पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका 1/√2 टाइम्स या फिर 0.707 टाइम्स, ये हमने कर लिया था। तो इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है एवी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी आरएमएस वैल्यू होती है और बिल्कुल इसी तरह से होती है। हमें पता है आई इज प्रोपोर्शनल टू वी होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल है तो करंट उस इंस्टेंट पर मैक्सिमम होता है। तो जिस तरह से अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने ग्राफ देखा था, सिमिलरली अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी होता है। वी नॉट के लिए भी सेम ग्राफ होता है। तो ये होता है वी के लिए, अल्टरनेटिव वोल्टेज के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। कुल मिलाकर कॉज होता है वोल्टेज और इफेक्ट होता है करंट, हमें पता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा तभी तो अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी हमें पता है। तो जिस तरह से फॉर्मूला है अल्टरनेटिंग, है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, बिल्कुल उसी तरह से आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होती है। तो लिखिए सिमिलरली, इस फॉर्मूले के नीचे लिखना है। फिर हम नया हेडिंग स्टार्ट करेंगे आज। तो आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना, देख लेना। सिमिलरली द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, RMS value of alternating voltage is given as VRMS equal to V naught by root 2, VRMS equal to V naught by root 2। हाँ, अब ये V naught क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज AV। तो अगर डेरिवेशन कोई करना चाहे इंडिविजुअल VRMS का, तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जिस तरह से IRMS के फॉर्मूला को पता करने के लिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जिस तरह से होता है, उसी तरह से V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, ठीक है। कब? जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज किस पर अप्लाई किया गया हो? किसी रजिस्टर पर। हमें पता है रजिस्टर के लिए V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है ना। तो V और I में रिलेशन लीनियर होता है। तो ये इक्वेशन, ओके। तो एक फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं और दूसरा सिमिलरली आप लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात, इन इंडिया में डोमेस्टिक यूज के लिए, मतलब घरों में जो वोल्टेज सप्लाई कर रही है गवर्नमेंट, तो आपको पता होगा घरों में कितना वोल्टेज आता है ना, 220 वोल्ट। ट्रू? यस गाइस, यस सर। डोमेस्टिक यूज के लिए, है ना, घरेलू उपयोग हेतु डोमेस्टिक यूज के लिए गवर्नमेंट इस वोल्टेज का करंट हमको सेंड करती है 220 वोल्ट। और अब ये 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू होती है? क्योंकि हम जो कंज्यूम करते हैं, हमारे घरों तक जो वी नॉट आता है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है। हमारे घरों में अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है, मतलब साइनूसॉइडली चेंज होता रहता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस तरह से चेंज होता रहता है।
तो 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है? वी तो नॉट। आप दिमाग में फिक्स कर ले, वी नॉट तो ज्यादा होती है, 311 वोल्ट तक हो जाती है। वी आर एम एस, तो घरों में जो 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है गवर्नमेंट से, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है? दिमाग में फ्रीज कर ले, वी आर एम एस। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना है इंडिया में? 220 वोल्ट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना है इंडिया में? 220 वोल्ट। हाँ, अगर पीक वैल्यू की बात करें तो आप सॉल्व करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 311 वोल्ट हो जाता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, वो पीक वैल्यू आपको पता है, एक पूरे साइकिल में 2 बार आती है पीक वैल्यू, पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक बार नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो एक है ना जनरल नॉलेज आपका आरएमएस वैल्यू, वी आरएमएस वैल्यू कितना है इंडिया में? 220 वोल्ट। और अमेरिका में बात करें तो ये 110 है, 110 वोल्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हाँ, आपको फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए, इंडिया में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, कुछ आइडिया है किसी को? 50 to 60 हर्ट्ज। हाँ ठीक है, 50 हर्ट्ज इन जनरल, 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 to 60 हर्ट्ज। और अमेरिका में इससे डबल है, 100 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हो गई। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आज का सबसे मेन टॉपिक, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई एम। गाइस अभी तो ब्लर नहीं आ रहा है, ठीक है? Yes, sir. ओके, डेफिनेशन लिखेंगे जिस तरह से आईआरएमएस की डेफिनेशन थी, और उस डेफिनेशन को फॉलो किया था डेरिवेशन में। तो यहाँ भी हम मीन वैल्यू जो है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उस डेफिनेशन को यूज लेंगे डेरिवेशन में। तो क्या होती है ये वैल्यू? तो बात को थोड़ा सा समझना है। अगर ये डीसी सोर्स है, ठीक है, और एसी सोर्स कैसा होता है वो भी बता देता हूँ। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के लिए ऐसा सिंबल अप्लाई करते हैं, डीसी सोर्स, एसी सोर्स, और ये एसी सोर्स। ओके, तो डीसी सोर्स किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रेजिस्टेंस से लेट क्यू चार्ज पास कर रहा है, ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इस रेजिस्टेंस से उतने ही टाइम में अगर क्यू चार्ज ही पास कर रहा है, चार्ज, यहाँ पर चार्ज से डेफिनेशन आएगी, कल जो था उसमें हीट एनर्जी से आई थी। ठीक है, तो एक डीसी सोर्स है, टी टाइम में एक सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है ना। एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है और वो सेम सर्किट में, बस इसको हटाकर एसी सोर्स लगा दिया, सेम सर्किट में उतने ही टाइम में अगर उतना ही चार्ज पास कर रहा है, तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू के इक्वल होगी, है ना। इस एसी की अल्टरनेटिंग करंट की, इस अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू क्या होगी? इस डीसी सोर्स ने यहाँ जो करंट फ्लो किया है उसके इक्वल होगी। तो इस डायरेक्ट करंट को ही हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू। कब? जब ये डायरेक्ट करंट सेम सर्किट में सेम टाइम इंटरवल में सेम चार्ज फ्लो कर देता है, सेम सर्किट में सेम टाइम इंटरवल में इक्वल चार्ज अगर फ्लो कर देता है ये डायरेक्ट करंट, तो इस डायरेक्ट करंट की वैल्यू ही अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू होती है। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, mean or average value of alternating current is that value of
is that value of steady current, is that value of steady current, डायरेक्ट करंट स्टडी करंट होता है, स्टडी करंट डायरेक्ट करंट होता है, पता है ना, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्ट करंट का, इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट which sends भेजता है, पहुंचाता है सर्किट में चार्ज को, which sends equal amount of charge, which sends equal amount of charge in a circuit, which sends equal amount of charge in a circuit which is done by the alternating current, which is done by the alternating current, which is done by the alternating current through the same circuit in same time interval, which is done by the alternating current through the same circuit in same time interval. फुल स्टॉप। मीन और सर इसको एक बार वापस एक्सप्लेन करना। हाँ बिल्कुल वही बात कर रहे हैं हम, है ना। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ये क्या होती है, तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ये क्या होती है, उस डायरेक्ट करंट या उस स्टेडी करंट के इक्वल होती है जो किसी सर्किट में उतना ही चार्ज सेंड करती है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जितना अल्टरनेटिंग करंट सेम सर्किट में सेम टाइम इंटरवल में सेंड करती है, विच इज डन, है ना। डन मीन्स चार्ज सेंड करना सर्किट में। तो डीसी ने क्यू चार्ज सेंड किया टी टाइम में इस सर्किट में, अब डीसी सोर्स को हटाकर एसी सोर्स अप्लाई कर दिया, अब ये अल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट में टी टाइम में अगर उतना ही चार्ज सेंड कर रही है, दैट मीन्स ये जो स्टडी करंट है इन एम्पियर, यही क्या है, इस अल्टरनेटिंग करंट की मीन और एवरेज वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, लास्ट में आपने लिखा है ना, इन सेम सर्किट थ्रू सेम सर्किट इन सेम टाइम इंटरवल, लास्ट में लिख दिया ना सेम टाइम इंटरवल। ओके, तो जिस तरह से आरएमएस वैल्यू के लिए हमने बात की थी कि आरएमएस वैल्यू भी क्या है, स्टडी करंट की वो वैल्यू है जो किसी सेम रजिस्टर में या सेम सर्किट में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इक्वल टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस कर देती है। तो वहां हीट एनर्जी से आई थी वैल्यू और यहाँ पर चार्ज से। हमें पता है कि चार्ज जब फ्लो करता है तभी करंट बनता है, तो मीन वैल्यू की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज से आती है, दिमाग में फिट कर लेना। सर्किट वही है, टाइम इंटरवल वही है, सर्किट वही है, टाइम इंटरवल वही है। अब इस डेफिनेशन को यूज लेकर जब हम मैथमेटिकली, है ना, फॉर्मूला डेराइव करेंगे तो आपको बात थोड़ी और क्लियर होगी। जैसे आप क्या जानते हैं, तो आपसे अगर चार्ज के बारे में पूछे तो चार्ज इक्वल टू आप कहेंगे आई इंटू टी, बट कब, जब स्टडी करंट हो, कंप्लीट चार्ज हो जाता है स्टडी करंट इनटू कंप्लीट टाइम इंटरवल। बट अगर अल्टरनेटिंग करंट हो तो ये काम नहीं आता है। अल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो हमें क्या करना होता है, स्मॉल चार्ज पता करना होता है किसी इंस्टेंट पर, ठीक है। तो एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt, अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, और उसमें इंस्टेंटेनियस करंट है, अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है, ठीक है। तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में स्मॉल चार्ज सेंड कर रहा है, ठीक है। और इसके इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन भी फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, कहां से कहां तक करते हैं, 0 to t/2, 0 to t नहीं करते हैं। भाई 0 to t क्यों नहीं करते हैं, कोई बता सकता है? अल्टरनेटिंग करंट की
तो सेम मीन वैल्यू हो वैल्यू, जाएगी। यस, ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू पता करने के लिए इंटीग्रेशन 0 से t नहीं करते हैं कभी भी, t/2 करते हैं। रीजन, 0 to t अगर कर दें तो मीन वैल्यू तो 0 आएगी। आपको पता है हाफ टाइम में वो चार्ज को अगर राइट साइड में सेंड कर रहा है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में लेफ्ट साइड में सेंड करेगा और एवरेज 0 आ जाएगा। सेंड करेगा मतलब चार्ज को। फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर करंट राइट साइड में है तो सेकंड हाफ साइकिल में लेफ्ट साइड में हो जाएगा और नेट जो चार्ज सेंड हुआ है वो 0 हो जाएगा। तो हाफ साइकिल्स के लिए ही मीन वैल्यूज फाइंड की जाती है। एक बात, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो डेफिनेशन को यूज लेकर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। फटाफट लिखिए, the instantaneous value of alternating current is given as, इक्वेशन 1 कल भी इस तरह से स्टार्ट किया था। The instantaneous value of alternating current is given as I equal to I naught sin omega t। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। कहाँ गया? यहाँ से लास्ट तक। यस गाइस, डन। यस सर। ओके, इसके बाद लिखिए, if dq be the small amount of electric charge, if dq be the small amount of electric charge passes through the circuit in small time interval dt, passes through the circuit in small time interval dt, passes through the circuit in small time interval dt, then dq equal to I dt, ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल करंट होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, इसलिए स्मॉल टाइम इंटरवल dt में, है ना, पास होने वाला स्मॉल चार्ज पता करिएगा। इक्वेशन 1 से मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC, है ना, I की वैल्यू पुट कर दूंगा, I नॉट साइन ओमेगा t dt, चलिए एक और एंगल से मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि है ना मीन वैल्यू या आरएमएस वैल्यू है, उसको समझना वो इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेशन सब कर लेते हैं, तो मीन वैल्यू को समझने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने 2 डायग्राम बनाए थे, और एक डायग्राम में मैंने डीसी सोर्स लिया था, दूसरे डायग्राम में ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लिया था, एसी सोर्स लिया था। डेरिवेशन में भी वही दिखाई देगा आपको। हम 2 बार we will find 2 टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज, हम 2 बार इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करेंगे, है ना। एक बार अल्टरनेटिंग सोर्स जो करंट जो चार्ज सेंड कर रहा है सर्किट में, एक बार डायरेक्ट करंट सोर्स जो चार्ज सेंड कर रहा है सर्किट में। तो अभी जो हम कर रहे हैं, अभी हम अल्टरनेटिंग करंट t/2 टाइम में कितना चार्ज सेंड करेगा उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। dt टाइम इंटरवल में कितना चार्ज सेंड कर दिया अल्टरनेटिंग करंट ने सर्किट में, dq। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कैपिटल T/2। हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है, फुल साइकिल के लिए नहीं।
फुल साइकिल में तो ऑलवेज जीरो होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट में मीन वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल में एसी कितना चार्ज सर्किट में सेंड कर रहा है वो पता कर लेंगे, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई डीसी सोर्स उतने ही टाइम इंटरवल में अगर उतना ही चार्ज सेंड कर दे तो है ना, डायरेक्ट करंट की, स्टडी करंट की वो वैल्यू ही क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट की मीन और एवरेज वैल्यू। तो डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू ही अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू हो जाती है अगर वो सेम चार्ज सेंड कर रही है तो। ठीक है, तो दो डायग्राम थे, दो ही पार्ट हो गए क्यू फाइंड आउट करने के लिए। अभी हम एसी कितना चार्ज सेंड कर रहा है वो पता कर रहे हैं। लिखिए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज passes through the circuit. Total electric charge passes through the circuit in t by 2 time, मतलब हाफ साइकिल, कैपिटल T by 2 मतलब हाफ साइकिल। ओके, कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू लिखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T by 2 I नॉट साइन ओमेगा t dt। I नॉट पीक वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है I नॉट, तो I नॉट एज इट इज आउट। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन मोस्ट ऑफ आप जानते ही होंगे, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। तो दो बातें हैं यहाँ पर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है एक बार, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है एक बार। और कल बताई थी वेरिएबल टाइम के साथ जो भी चीज प्रोडक्ट में है, कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, इंटीग्रेशन के बाद है ना उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड में लिखा जाता है। तो इंटीग्रेशन में दो बातें ध्यान रखनी है, अगर ओमेगा नहीं होता तो यहाँ भी नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। वेरिएबल के साथ जो भी प्रोडक्ट में है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आता है। ओके, लिमिट्स 0 टू कैपिटल T by 2 इंटीग्रेशन हुआ है इस स्टेप पर, तो रीजन लिख देते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन kx dx इक्वल टू माइनस कॉस kx अपॉन k। तो एज अ फॉर्मूला आप इसको यूज ले सकते हैं इस स्टेप में। ओके, लिमिट्स अप्लाई करते हैं, I नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाय टी कैपिटल T, 2 पाई बाय कैपिटल T कांस्टेंट होता है, आउट कर दिया। ओके, स्मॉल ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस कॉस ओमेगा T by 2 माइनस माइनस प्लस कॉस ओमेगा 0। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऑलरेडी एक माइनस है तो अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस, एक रूल के अकॉर्डिंग माइनस आता है, एक ऑलरेडी है माइनस माइनस प्लस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए यहाँ पर प्रोडक्ट का सिंबल अप्लाई कर देते हैं। यस गाइस, क्या करें, I नॉट अपॉन ओमेगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये हो जाएगा पाई, साइड में देख लें, ओमेगा इंटू T by 2 की वैल्यू पाई हो जाएगी क्या, तो कैसे पता लगेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई बाय टी, और ये ऐसा कर, तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। तो ओमेगा इंटू T by 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, 0 इंटू ओमेगा 0, एक स्टेप बढ़ा दें, नहीं तो माइनस वन लिख सकते थे, ये कुछ, चलिए बिल्कुल ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, प्लस वन प्लस कॉस पाई की वैल्यू, कॉस 180 होता है -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप,
Q इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1, ठीक है, 1 + 1। तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस प्लस, cos 0 सब जानते हैं, +1। ओके, तो Q इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा इक्वेशन 2, ठीक है। चार्ज हमने पता कर लिया। जिस तरह से कल आपने हीट पता की थी, कैपिटल H, उसके बाद डेफिनेशन से हमने इक्वेशन 3 लिखा था। तो अब हमने मीन वैल्यू के लिए फर्स्ट हाफ साइकिल में 0 टू कैपिटल T/2, फर्स्ट हाफ साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में कितना चार्ज सेंड करेगा वो पता कर लिया। ऑल्टरनेटिंग करंट अपने हाफ साइकिल में किसी सर्किट में कितना चार्ज सेंड करेगा वो हमने पता कर लिया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टडी करंट उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज सेंड कर दे तो वो स्टडी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू ही होगी, ठीक है। लिखिए, according to the definition of mean value of AC, according to the definition of mean value of AC, according to the definition of mean value of AC, Q इक्वल टू, हाँ भाई थोड़ी हेल्प करो, मैं मान लेता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू है IM, ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू है IM, तो मुझे सेम चार्ज का एक बार और फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ IM। क्या लिखूं? Q इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ IM, IM into T/2। बिल्कुल सही, करंट इनटू टाइम, चार्ज ही तो होता है ना। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ AC, चार्ज उतना ही है, करंट वो स्टडी करंट, स्टडी करंट अगर नहीं होता तो कंप्लीट टाइम ऐसे ही प्रोडक्ट में नहीं करते। तो अगर स्टडी करंट हो, IM एक स्टडी करंट का रोल यहाँ प्ले कर रहा है, ठीक है, और स्टडी करंट को टोटल टाइम से प्रोडक्ट कर दिया तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा। तो ये स्टडी करंट इतने टाइम में, ये स्टडी करंट इतने टाइम में सर्किट में कितना चार्ज सेंड कर रहा है, सेम सर्किट में उतना ही चार्ज सेंड कर रहा है, इसलिए इस स्टडी करंट को ही हम क्या कहेंगे, मीन वैल्यू ऑफ AC। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ AC। ओके, सबको पता है करंट इनटू टाइम चार्ज होता है। चलिए, इक्वेशन 2 और 3 से कुछ पता लग रहा है IM क्या होगा इन टर्म्स ऑफ I0, जैसे कल IRMS पता लगाया था इन टर्म्स ऑफ I0 मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड कीजिए इसको, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, IM इक्वल टू, हाँ भाई I0 अपॉन ओमेगा आ रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ है, इक्वेशन 2 में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको भी करना है, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दें। ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, तब तक हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ओमेगा को आप क्या लिखते हैं, तो इक्वेशन 2 में छोटा सा चेंज हम करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में छोटा सा चेंज हम करते हैं, आपके पास थोड़ा सा स्पेस होगा, एक स्टेप आगे बढ़ाना है, और इसको इक्वेशन 2 नहीं करके मैं उसको कर दूंगा। तो Q इक्वल टू है ना I0 पाई इनटू कैपिटल T। हाँ भाई चेक करो, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल T पुट करता हूं तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा ओमेगा की प्लेस पर, Yes, है ना। 2 पाई अपॉन कैपिटल T अगर यूज ले लें तो आपको इक्वेशन 2 ऐसा कुछ मिलेगा, I0 अपॉन पाई इनटू कैपिटल T। हाँ, तो इक्वेशन 2 हमने थोड़ा चेंज किया ताकि हम इक्वेशन 2 को 3 से फटाफट इक्वेट कर पाए। तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ कैपिटल T है, यहाँ कैपिटल T है, तो I0 अपॉन पाई लिखूं क्या, या 2 पाई लिखूं, क्या लिखूं?
बताइए क्या किया जाए। 2I0/pi होगा। बिल्कुल ठीक है। तो 2I0/pi मतलब आप यहाँ भी 2 मान लें और यहाँ भी 2 मान लें, ठीक है। ये रहा 2, ये रहा कैपिटल T, ये रहा कैपिटल T, तो बाकी क्या बचा 2I0/pi, 2I0/pi, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 3 को तसल्ली से कंपेयर करना, रेशो कर देना, डिवाइड कर देना, इक्वेट कर देना, कुछ भी करना, आपको मीन वैल्यू मिलेगी 2I0/pi, ठीक है। अब ये 2I0/pi को सॉल्व करें तो है ना, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है 0.6 डिवाइड करना पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाय पाई क्या होता है 14/22। 14/22 करें तो कितना मिलेगा 6 टाइम। चेक कर लेते हैं भाई। 0.63 32 आएगा क्या 3 है ना, और ये 8 3 टाइम्स 3 के बाद 6 आएगा क्या, वो देख लो आप। 0.63 3 के बाद 6 हाँ अब ठीक है 0.636 0.636। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की डेफिनेशन आती है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इन इक्वल टाइम इंटरवल थ्रू अ सर्किट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बातें काम आ जाती है। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती है कि ये ऊपर वाला फॉर्मूला सूटेबल रहता है और कभी कभी दोनों इक्वल है। तो 2/pi को हमने सॉल्व किया 0.636। कुछ ऐसे भी कह सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज व्हाट 63.6% ऑफ इट्स पीक वैल्यू, 63.6% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। परसेंट तो आपको पता है 100 से प्रोडक्ट कर दूंगा परसेंटेज के लिए, ओके गाइस। तो मीन वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू इज ओवर, है ना। आपसे इक्वेशन अगर 1 मार्क का पूछें ठीक है, लाइक आपसे कह दिया किसी सर्किट में करंट की आरएमएस वैल्यू, किसी सर्किट में करंट की आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन ऑरली बता दें तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में एसी सर्किट में करंट की आरएमएस वैल्यू आपको बताई है आई आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर। उस करंट की उस सर्किट में करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना एम्पियर होगी सर 14.14। यस सर 14.14 एम्पियर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है ना। तो बस 2 स्टेप्स होते हैं इसका, एक तो फॉर्मूला याद आना चाहिए, दूसरा कैलकुलेशन। तो 1 मार्क में ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू। अब गिवन क्या है आई आर एम एस, ये लीजिए 10, बाकी सब कुछ ऐसा क्या ऐसा आई नॉट बाय रूट टू। इसका मतलब आई नॉट इक्वल टू है ना 10 रूट टू की वैल्यू आप जानते हैं 1.414, प्रोडक्ट करेंगे तो आपको उल्टा भी दे सकते हैं। अगर आपको आई नॉट की वैल्यू गिवन हो तो आप आई आर एम एस पता कर सकते हैं, ठीक है। से इंडिया में वी आर एम एस 220 वोल्ट है। तो बताइए इंडिया में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे घरों में आ रहा है उसकी पीक वैल्यू क्या है पता लगाइए। जो मैं कह रहा था ना 310 से तो ज्यादा ही होगी, तो पता लगाइए व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन इंडिया।
whereas RMS value of alternating voltage is 220 volt. Find V naught if VRMS is Sir, 311.1. 1 है ना. So you are given VRMS alternating voltage के लिए RMS value 220 volt होती है. What is its peak value? तो V naught इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 into VRMS. ये लीजिए फॉर्मूला ही बना दिया. VRMS होता है V naught by √2. इस तरह से तो इसको सॉल्व कर ले. 1.414 into 220. तो प्रोडक्ट किया आई थिंक किसी ने 311.1 वोल्ट ऐसा कुछ. Yes, sir. ये डेटा याद रखने वाला डेटा है ना. अब इतना बड़ा देश है हमारा, है ना, इतने मतलब बहुत सारे कनेक्शन होंगे और सभी को पीक वैल्यू स्टैंडर्ड मिल रही है, इतनी मिल रही है ना. कमर्शियल यूज के लिए कुछ और होता है. ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं आगे पढ़ेंगे हम, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को अप डाउन करते हैं. बट डोमेस्टिक यूज के लिए ये वैल्यूज होती है, ये होती है आरएमएस वैल्यू और ये होती है पीक वैल्यू. टाइम देख लें. ओके यस गाइस, नेक्स्ट एक हेडिंग लिख लें, AC थ्रू a resistor. AC through a resistor. ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर रेजिस्टेंस में फ्लो किया जाए तो क्या होता है. देन रेजिस्टर के बाद आएगा इंडक्शन कॉइल, देन कैपेसिटर. ये तीन चीजें हमें ध्यान से पढ़नी है. फिर आप इस चैप्टर के मेन टॉपिक तक आएंगे, AC थ्रू सीरीज LCR सर्किट, LCR, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्शन कॉइल. पहले सिंगल सिंगल पढ़ेंगे हम, फिर कंबाइन. तो डायग्राम, एक रेजिस्टेंस है ना, R ओम का रेजिस्टेंस, रजिस्टर है, रजिस्टर का हम रेजिस्टेंस जानते हैं, और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है. ठीक है, और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है V नॉट इक्वल टू V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t. बस इतना सा सर्किट बनाना है, AC थ्रू अ रजिस्टर. तो अल्टरनेटिंग सोर्स को रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा होगा. तो सबसे इजी टॉपिक है ये AC थ्रू रजिस्टर. अब इजी है इसलिए ज्यादा है ना इम्पोर्टेंट इसको नहीं मानते हैं, बट इसका एक लास्ट जो एक कॉन्सेप्ट है कि जब अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टेंस से फ्लो करते हैं तो करंट वोल्टेज दोनों सेम फेज ऑफ एंगल में होता है, सेम फेज ऑफ एंगल में होता है. अब फेज क्या होता है इसको मैं थोड़ा आपको याद दिलाऊंगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लिखिए, let a resistor of resistance R, let a resistor of resistance R is connected to an alternating voltage source, is connected to an alternating voltage source as shown in figure. If V, capital B, line change करके, if V be the instantaneous value of AD, if V be the instantaneous value of
A dot V alternating voltage, then it can be written as V equal to V naught sin omega t. Then it can be written as okay. तो टॉपिक क्या है? AC थ्रू अ रजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रजिस्टर। ठीक है, स्टार्ट हमने कर दिया। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। करंट का कॉज क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस अगर चेंज होगा तो सर्किट में करंट चेंज होगा। जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट हाई होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा करंट जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो होगा, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला कॉज है करंट का वोल्टेज। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब बिकॉज अब प्योर रजिस्टर इज देयर और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नो इंडक्शन कॉइल, नो कैपेसिटर, ओनली रेजिस्टेंस इज देयर इन ओम। सो करंट थ्रू द रजिस्टर कैन बी रिटन एज, पहले देख लो फॉर्मूला उल्टा तो नहीं लिखा, I इक्वल टू V बाई R, है ना? तो क्या लिखना है आपको? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, instantaneous value of current through the circuit, I equal to V by R। लिखिए instantaneous value of current through the circuit। इक्वेशन 2 तक पहुंच जाए, है ना? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दी। बहुत ऑर्डिनरी सा टॉपिक है, बट इस ऑर्डिनरी टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट बात आपको परमानेंटली दिमाग में सेट कर लेनी है। क्या? अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को ओनली रजिस्टर से कनेक्ट करें तो रजिस्टर में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है उसका इक्वेशन, और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला है, और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूलास को ध्यान से देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ओमेगा टी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, फाई की वैल्यू जीरो है। करंट में, वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस नहीं है इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगा। एक वेव डायग्राम देख लें, जैसे जैसे करंट वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगा। और जब आप इंडक्शन कॉइल कैपेसिटर वाले टॉपिक पढ़ेंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस भी तब समझ में आता है जब हम वो टॉपिक कर लेंगे जिनमें फेज डिफरेंस होता है। ओके, तो ये मैंने ग्राफ बनाया और इसी में सेम नेचर का एक और मैंने डॉटेड ग्राफ बना दिया। लेट बाहर वाला जो कंटिन्यूअस ग्राफ है वो वोल्टेज के लिए है, और अंदर वाला जो डॉटेड ग्राफ है वो करंट के लिए है। तो नेचर सेम है। जब वोल्टेज जीरो है तो करंट जीरो है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो अगेन करंट जीरो, वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो करंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो जीरो से कैपिटल टी टाइम तक का एक वेव ग्राफ मैंने बता दिया, और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों है, वोल्टेज कॉमा करंट, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। दिस इज कॉल्ड वेव ग्राफ फॉर voltage and current, in which case when AC through a resistor only, जब AC फ्लो हो रहा हो ओनली रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वेव ग्राफ ऐसा होगा। इक्वेशन 1 और 2 से पता लग रहा है। हमें पता है टाइम एक वेरिएबल होता है, तो टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको V और I की वैल्यू सेम नेचर में चेंज होती हुई दिखाई देगी, सेम नेचर। तो रेजिस्टेंस एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है, ओम्स लॉ से काम हो जाता है। तो
तो ओम्स लॉ से आता है ये फॉर्मूला। पर जब कैपेसिटर और इंडक्शन कॉइल की बात करेंगे तो कल वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे, AC थ्रू अ कैपेसिटर देन AC थ्रू एन इंडक्शन कॉइल। तो कल वो दो काम हम करेंगे। फेजर डायग्राम्स के बारे में कल आपको बताएंगे, इसका एक फेजर डायग्राम भी हम बनाएंगे और वो दो टॉपिक। तो आई थिंक टाइम कंप्लीट हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो कल हम वो दो टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे स्टूडेंट्स, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir. ओके। Thank you. Good day, sir.